हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस का मतलब ये होगा, भाई कैटालिसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, मतलब एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसको अपन कैटालिसिस बोलते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट बैठा हुआ हो, ठीक है, उसको अपन कैटालिसिस बोलते हैं। मतलब कैटालिसिस क्या है? एक प्रोसेस होता है, यह केमिकल रिएक्शन का नेम होता है। अब उसको कराने वाले सब्सटेंस का नेम होता है कैटलिस्ट। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो लैब के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन पे काम करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी भी तो एक लैब ही है, लिविंग लैब। इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको अपन केमिकल रिएक्शंस नहीं बोलते, उनको अपन बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। those reactions which takes place in our body, in our system, in our digestive system, nervous system, reproductive system, physiological system, respiratory systems, called biochemical reactions. Those, I again repeat, those chemical reactions which occur or which takes place in our body called biochemical reactions. And the catalyst which enhance the rate of biochemical reactions is called enzyme. मतलब एंजाइम क्या है? एक कैटलिस्ट है, लेकिन इसको अपन केमिकल कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे, बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन बुक्स में दी हुई है वो क्या चीज है। अब एंजाइम कैटलिसिस क्या हो गया, समझ में आ रहा होगा। भाई एंजाइम्स क्या है? कैटलिस्ट हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंजाइम कैटालिसिस। क्या बोलेंगे? एंजाइम कैटालिसिस। प्रोटीन नेचर के एंजाइम्स क्या है, सुन लो, प्रोटीन नेचर के कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल। एक एक चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रोटीन नेचर है, एंजाइम का नेचर कैसा होता है? प्रोटीन। आपने पढ़ा होगा ना, फूड स्टफ्स कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फूड स्टफ्स प्रोटीन हो सकते हैं, फूड स्टफ्स वाइटामिन हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं। तो एंजाइम्स क्या चीज है? प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन नेचर के कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब नाइट्रोजन मिलता है इनमें। एक्चुअल में प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप, उसमें नाइट्रोजन है। क्लियर है ना? अरे प्रोटीन को बनाने वाला ग्रुप है अमीनो ग्रुप, नाइट्रोजन। क्लियर है नहीं है? तो प्रोटीन ही तो है एंजाइम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन नेचर के कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल विच हैव वेरी हाई मोलर मास, जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देने से बनते हैं। तो मोलर मास तो बढ़ना ही, बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए मोलर मास भी ज्यादा होगा। एंड एक्ट कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉल्ड एंजाइम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंड एक्ट कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में, उनको एंजाइम बोलते हैं। दो तीन बातें और, प्रोटीन नेचर के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल होते हैं, मोलर मास बहुत ज्यादा हाई होता है। तो चार चीजें ध्यान रहेंगी एंजाइम के बारे में। बोलो क्या? पहली प्रोटीन नेचर, सेकंड मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, तीसरा नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, और चौथा बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये चार चीजें, दीज आर कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर से मतलब है एंजाइम के एक मॉलिक्यूल का डायमीटर, क्योंकि बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं एंजाइम के। तो ये होता है 10 से लगा के और 100 नैनोमीटर तक, 10 से लगा के और 100 नैनोमीटर तक होता है। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो ये बड़े होते हैं, क्योंकि देखो अगर हम एक एटम को लें तो एक एटम जो होता है, एक एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 मीटर के अप्रोक्सीमेट होता है एटम का साइज। एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, 10 की पावर -10 मीटर होता है। यहाँ डायमीटर क्या है? नैनोमीटर में है, और नैनोमीटर में भी कितना है? 10 से लेके 100 नैनोमीटर। अब जरा सोचो, 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर है? तो 100 नैनोमीटर हो जाएगा 10 की पावर -7 मीटर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से, अगर 10 की पावर -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -7 आएगा। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो, एटम का साइज है -10 की रेंज में, इसका साइज है -7 की रेंज में, मतलब कितना? 1000 गुना 10 की पावर 3 का डिफरेंस है। ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, 1000 टाइम्स बड़े हैं ये एटम से। वन मॉलिक्यूल्स, एंजाइम के मॉलिक्यूल्स 1000 टाइम्स बड़े होते हैं, किससे? एटम से। तो अपने आप में समझ में आ रहा बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इनका मोलर मास भी नेचुरल सी बात है ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो। अब इसके मैंने 8 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं। एक एक एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं आपको आ जाना चाहिए, आपके माइंड में एक एक एग्जाम्पल सेट हो जाना चाहिए अभी के अभी, बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे एंजाइम के एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है इन्वर्टेज एंजाइम।
देखो नाम से पता चल रहा है। इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब रिवर्स, मतलब कुछ उल्टा हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ऐसा एंजाइम जो, ऐसा एंजाइम जो सुक्रोज को, ध्यान समझना, ये सुक्रोज है, ये क्या है, सुक्रोज, ठीक है। ऐसा एंजाइम जो सुक्रोज मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज्ड करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल होता है ना एक्चुअल में, ये वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है, और हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, एंजाइम इन्वर्टेज है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। इन्वर्टेज एंजाइम, इसको नाम क्यों दिया गया है, ये अपन बायो मॉलिक्यूल्स नाम का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे। देखिए सुक्रोज जो होता है ना, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है सुक्रोज। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये आपको 11th में थोड़ा बहुत बताया गया होगा, ऐसी लाइट जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हो उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ऐसी लाइट को अगर अपन सुक्रोज पर डालेंगे तो डालने से पहले सुक्रोज के मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं कि वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हैं। जैसे ही हाइड्रोलाइज्ड होता है तो मिक्सचर मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, सारा खत्म हो गया सुक्रोज, उसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन में बचा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जैसे जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगती है। क्लियर है ना, क्योंकि इनका जो रोटेशन होता है, ठीक है, वो अलग होता है, ठीक है, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का खासकर। तो ये अपन देखेंगे आगे, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्वर्ट हो रही है, लाइट की डायरेक्शन में उल्टी हो रही है, इन्वर्ट हो रही है, इसलिए एंजाइम का नाम इन्वर्टेज है। क्लियर है। जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम क्या करता है, देखो इन दोनों को कंटिन्यू याद किया जा सकता है। ग्लूकोज मिला यहाँ पर, अब ग्लूकोज को यहाँ लिख दो उठा के, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एथेनॉल में, ठीक है। ये वो रिएक्शन है जिससे अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। ये ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है हमें, ये ग्लूकोज हमें राइस से मिल सकता है, ठीक है, ये ग्लूकोज हमें जौ से मिल सकता है, ठीक है, ये ग्लूकोज हमें शुगर से मिल सकता है। तो ये वो ग्लूकोज है जिससे शराब बनाई जाती है, एथेनॉल बनाई जाती है, खमीर उठा के। मतलब हम क्या करते हैं, ईस्ट होता है कि ईस्ट, उसको डाल देते हैं। ईस्ट क्या, फंगस है, फफूंद जिसको बोलते हैं ना, उसे अपन ईस्ट बोलते हैं। फंगस का एक एग्जाम्पल है ईस्ट, इसको उठा के डाल देते हैं, कल्चर कराते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में कल्चर कराते हैं ईस्ट का। ईस्ट के अंदर से एक एंजाइम निकलता है, जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है, जाइमेज। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में, यानी शराब में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर है, ये रिएक्शन अपन को एथेनॉल बनाने के काम आती है। तीसरी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है यूरिएज, नाम से पता चल रहा है। यूरिएज का मतलब यूरिया, यूरिया पर अटैक करता है, ठीक है। यूरिया का मॉलिक्यूल होता है NH2, NH2O के बीच में CO लगा दो, ठीक है, NH2 NH, तो इसका IUPAC नेम और बता देता हूँ। इस NH2 को बोलेंगे अमीनो, क्या बोलेंगे, अमीनो, छुपा दिया। इसके बाद ये जो बचा हुआ ग्रुप है इसको बोलेंगे एक कार्बन का मैथेन अमाइड, मैथेन अमाइड, तो इसका नाम हो गया अमीनो मैथेन अमाइड। क्या नाम हो गया, अमीनो मैथेन अमाइड या एन, ठीक है। इसको यूरिया भी बोला जाता है, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। ये इसको अपन फर्टिलाइजर की तरह भी काम में लेते हैं, और जिसको अपन खाद बोलते हैं उसके फॉर्म में भी काम में लेते हैं। ये क्या करता है, पेड़ पौधों की फर्टिलाइजेशन पावर को इंक्रीज कर देता है, तो जो जमीन होती है उसको उपजाऊ कर देता है। यूरिया से जब वाटर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोलाइज्ड होकर के क्या बनेगा, सिंपल सा है, अरे एक एच यहाँ दे दो, एक एच यहाँ दे दो, अमोनिया यहाँ से, अमोनिया यहाँ से बाहर हो गया, एक को यहाँ दे दो CO2, तो बाहर क्या हुई, अमोनिया गैस और CO2 गैस। ओके, तो अपन ये देख रहे हैं कि यूरिएज एंजाइम सोयाबीन के अंदर मिलता है, दिस एंजाइम प्रेजेंट इन सोयाबीन, और ये एंजाइम क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्लियर है ना, हमारे अंदर भी शरीर में यूरिया ही बनता है फाइनली, नाइट्रोजनस। अगर अपन वेस्ट की बात करें तो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया ही है। हम जो यूरिन करते हैं ना एक्चुअल में उसमें यूरिया होता है, इसलिए उसका नाम यूरिन है। और उस यूरिन के अंदर प्रेजेंट यूरिया को भी हाइड्रोलाइज करके अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर देता है, तो साथ में CO2 गैस भी प्रोड्यूस होती है। डायस्टेज एंजाइम क्या करता है, देखो डायस्टेज एंजाइम, स्टार्च जो होता है ना, ये पोटैटो में, राइस में मिलता है स्टार्च, ठीक है, व्हाइट होता है। आलू को काट करके पानी में डिप कर देना तो व्हाइट हो जाएगा पानी, चावल को डिप कर देना व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट क्या है, स्टार्च, ठीक है। उस स्टार्च को क्या होता है, स्टार्च ये एक पॉलीमर यूनिट होती है ग्लूकोज की, C6H12O6 ग्लूकोज है ना, इसके पर नीचे N लग रहा है तो दैट मीन्स पॉलीमर। भाई अगर एक होता तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दो हुआ तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, यहाँ N ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे N ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं स्टार्च, उसके 2 मोल हाइड्रोलाइज्ड होकर के माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। माल्टोज डाइसैकेराइड होती है, मतलब कुल मिला के शुगर होती है, इतना ध्यान, ठीक है। इसका वही फॉर्मूला होता है जो सुक्रोज का होता है।
C12H22O11, वही फॉर्मूला है माल्टोज का भी, C12H22O11। इन दोनों के फॉर्मूले सेम है देखो, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है इनकी स्ट्रक्चर में। ये सुक्रोज है, वो माल्टोज है। ऐसे देखो, ग्लूकोज फ्रक्टोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। इसको ग्लूकोज, इसको फ्रक्टोज बोलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, माइकोडर्मा एसिटाई एक एंजाइम होता है, ये एथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। ठीक है, एथेनॉल जो होता है ना, एथेनॉल वो एसिटिक एसिड बनाता है। और वैसे भी अगर हम भी एथेनॉल पीते हैं ना हमारी बॉडी में, तो एथेनॉल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद सेल्स में जाकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है, और सेल्स में जाकर के ऑक्सीडाइज होकर के एसिटिक एसिड बनाता है। और ये एसिटिक एसिड सिरका होता है एक तरह से, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है एक तरह से। क्लियर है ना। चलो, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर साथ में वाटर बन गया। लैक्टिक बेसिली एंजाइम सब जानते हैं, लैक्टिक बेसिली बायो वाले बच्चे जानते हैं। ये एंजाइम के बेसिलस शेप होती है इसकी। ये एंजाइम क्या करता है, मिल्क को कर्ड में बदल देता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है लैक्टिक बेसिली एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम पेट में, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर पेट में मिलता है। क्लियर है ना। और ये एंजाइम प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन देखो, पी फॉर पेट, पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन। पेट के अंदर प्रोटीन पर अटैक करता है पेप्सिन, और ये कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में। मैंने बताया था अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम सलाइवा यानी हमारी मुंह की लार के अंदर मिलते हैं, और ये एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जैसे हम खाना खाना मुंह से स्टार्ट करते हैं, तो मुंह से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। समझो, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन है वो माउथ को माना जाता है। क्लियर है। माउथ के बाद फिर ये इसोफेगस, फूड पाइप, क्लियर है। फिर उसके बाद स्टमक आ जाती है ना, डुडेनियम आ जाती है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं। क्लियर है। तो ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बाकी ध्यान से सुनना। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स ना हो, देखो कितने एंजाइम ऐसे हैं जिन्होंने डाइजेशन का काम किया, जरा समझो कितने एंजाइम ऐसे हैं। इस एंजाइम ने डाइजेशन का नहीं, देखो यहाँ आओ, इस एंजाइम ने डाइजेशन का, स्टार्च हमने खा लिया, ठीक है, इसको डायस्टेज एंजाइम माल्टोज में, यानी सिंपल डाइजेशन क्या है, बड़े मॉलिक्यूल का, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन होना, यही तो डाइजेशन है। बड़े बड़े टुकड़े को आपने खाया तो अंदर क्या बन गया, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक पीस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें से एनर्जी निकाल ली जाती है और बाकी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो सिंपलर करना, तो वही यहाँ हो रहा है, स्टार्च का सिंपलर हो गया, माल्टोज बन गया। क्लियर है। ये देखो पेप्सिन कितना बढ़िया काम कर रहा है, जो प्रोटीन दाल वाल तुमने खाई है, प्रोटीन लिया, उसको कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है ना। तो एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है, और हमारे जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं उनमें बहुत बड़ा रोल होता है एंजाइम्स का। अब आप ये समझो, जब अपन खाना खा लेते हैं तो 1 या 2 घंटे के अंदर, तरीके से अगर अपन करें तो 1 या 2 घंटे के अंदर हम डाइजेस्ट कर लेते हैं हमारे सारे खाने को। इतनी खतरनाक पावरफुल होती है हमारा डाइजेशन, 1 घंटे में सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है अगर सही तरीके से रूल्स को फॉलो किया जाए तो। एंजाइम्स की वजह से ऐसा होता है। आप अगर एंजाइम्स को हमारी बॉडी से निकाल देते हो, इफ यू रिमूव ऑल ऑफ द एंजाइम्स इन आवर बॉडी विच इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली, then what's happened? Can you think, can you imagine about that? The digestion of our food is complete in 50 years. अब हमारे भोजन का पाचन या डाइजेशन 50 साल में जाके होगा, यानी हमारी आधी जिंदगी निकल जाएगी तब जाके हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा एक बार का। क्लियर है। तो जिंदगी का वेट तो हो ही नहीं रहा, अपन डेड हो जाएंगे, मौत हो जाएगी अपनी। तो कुल मिला के बात यह कि एंजाइम्स अगर हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए तो इतना स्लो हो जाएगा प्रोसेस, कैटलिस्ट तो है ये, रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं तो बहुत हाईली कर देते हैं, 10 की पावर 8 से लेके 10 की पावर 22 टाइम्स कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस बाय 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 22 टाइम्स बाय एंजाइम्स। और एंजाइम्स नहीं हो तो देखो डाइजेशन 50 साल में जाके होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एब्सेंस ऑफ एंजाइम, absence of enzyme, absence of enzymes, food digest in 50 years, 50 सालों में जाके फूड का डाइजेशन होगा। इसको अपन नोट कर लेंगे। क्लियर है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो
अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। मतलब एंजाइम के फीचर्स देखेंगे अपन, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखेंगे एंजाइम्स की। ओके, तो देखो एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर एंजाइम नहीं हो तो आप बिना एंजाइम बॉडी कि इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो हमारी काम भी कर सकती है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे के दिखाया, डाइजेशन वाला। एंजाइम हटा दोगे तो 50 ईयर्स लंबा हो जाएगा डाइजेशन। अब अपन ये देखते हैं दिमाग लगा के कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं एंजाइम। तो अपन हेडिंग लगा लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो अगर हम पहला देखें तो पहला फीचर है एंजाइम का, और वो है मोस्ट इफेक्टिव। मोस्ट इफेक्टिव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस increases by 1 million times. We can write enzyme increases the rate by 1 million times. 1 million times. देखो इस चैप्टर में ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, सीधी सीधी चीज़ें हैं, बस समझने वाली और याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, मोस्ट एफिशिएंस, मतलब जो एंजाइम्स की एफिशिएंसी जो होती है ना, उसकी अगर अपन बात करें वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो क्वांटिटी, इसको अपन एफिशिएंसी भी बोले, मोस्ट इफेक्टिव या एफिशिएंसी। माइक्रो क्वांटिटी मतलब बहुत कम अमाउंट में ही ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है। 1/10 मोल अगर हम ले एंजाइम का, कितना ले 1/10 मोल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस रेट बाय 10⁶ टाइम्स। समझे कुछ? अगर हम किसी एंजाइम के 1 मोल का भी 10 लाखवां हिस्सा ले, 1 मोल एंजाइम मत लो, 1 मोल एंजाइम का भी कितना ले 10⁶ हिस्सा, यानी 10 लाखवां हिस्सा ले, तो क्या होगा, इतनी कम अमाउंट, इतनी स्मॉल अमाउंट से भी वो एंजाइम रेट को 10⁶ टाइम्स यानी 10 लाख गुना ज्यादा बढ़ा देता है। नोट करो। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेसिफिसिटी। एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की बहुत ही स्पेसिफिक नेचर होती है, मतलब एक एंजाइम जो होता है ना, वो किसी एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है, वो एक से ज्यादा रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अपन आगे देखेंगे। लॉक एंड की मॉडल में वो ये बताता है कि जिस तरह एक लॉक होता है ना, एक लॉक, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक की जो होती है उसी से खुल सकता है। एक ताला एक विशेष चाबी होती है उससे खुल सकता है, बाकी सबसे थोड़ी खुल सकता है। ऐसे ही क्या होता है, एंजाइम्स की जो सरफेस होती है ना, उस पर विशेष या स्पेशल टाइप के सबस्ट्रेट आकर के जुड़ते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। सारे के सारे सबस्ट्रेट आके नहीं जुड़ सकते और प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो स्पेसिफिक होता है। जैसे यूरिएज एंजाइम की शक्ल या सूरत या फेस ऐसा होता है यूरिएज एंजाइम की कि उससे यूरिया ही जुड़ेगा और अमोनिया बनेगा। अगर ग्लूकोज आकर के जुड़ रहे हैं और ग्लूकोज आकर के उससे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहे, तो फिर जाइमेज क्या करेगा, समझो। ग्लूकोज आकर के यूरिया से नहीं जुड़ सकता और यूरिया जाके जाइमेज से नहीं जुड़ सकता। जाइमेज से कौन जुड़ेगा, ग्लूकोज, और क्या बनेगा, बोलो, एथेनॉल और CO2। समझ में आ रही है कहानी। और जो हमारा वो है सोयाबीन में मिलने वाला यूरिएज एंजाइम, वो जुड़ेगा अपने यूरिया से, ये यूरिया उससे आके जुड़ेगा। तो स्पेसिफिक होता है सब कुछ। तो स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या है, ओनली या वी कैन से एंजाइम catalyze only one type of reaction.
नॉट ऑल रिएक्शंस, सभी रिएक्शंस को कैटेलाइज नहीं करता, ठीक है, एक विशेष टाइप की रिएक्शन होती है उसी को कैटेलाइज करता है। एग्जांपल, यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम हाइड्रोलाइज यूरिया ओनली, भाई यूरिएज एंजाइम यूरिया के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करके अमोनिया और CO2 देगा, और अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो यूरिया नहीं करेगा। क्लियर है? इन्वर्टेज एंजाइम किसका हाइड्रोलाइसिस करेगा? सुक्रोज का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है, इस तरह से। तो ये स्पेसिफिक हो गया यूरिएज एंजाइम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यूरिएज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, यूरिएज नॉट हाइड्रोलाइज्ड सुक्रोज, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि सुक्रोज का मॉलिक्यूल जब यूरिएज एंजाइम के पास जाएगा, ठीक है, तो इसको ऐसा लगेगा ये तो मेरा ताला है ही नहीं, ये चाबी हो गई ना, सुक्रोज हो गया, ताला हो गया, तो फिट नहीं बैठेगी बात। सुक्रोज के मॉलिक्यूल और यूरिएज के मॉलिक्यूल के बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई ऐसी सरफेस यूरिएज के पास नहीं कि वो सुक्रोज को अटैच कर सके, उसके पास वही सरफेस है, ऐसी ही सरफेस है कि वो यूरिया को ही अटैच करेगी, इसलिए ऐसी चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक नेचर होती है इसकी। 3 बता दिया, नोट करो। पहला हो गया मोस्ट इफेक्टिव, माइक्रो क्वांटिटी, स्पेसिफिक नेचर। फोर्थ जो पॉइंट है वो है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच लेवल। मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो भी एंजाइम की कैटेलाइज्ड रिएक्शन को इफेक्टिव करता है। अगर आप हाई या लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हो तो हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। जब हमें गर्मी लगती है तो ऐसा लगता है थकान हो रही हो, सर्दी लगती है तो भी हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो उन दोनों केसेस में हमारी बॉडी के अंदर वाले एंजाइम्स डगमगा जाते हैं, उनकी एक रेंज होती है टेम्परेचर की, समझो, उस रेंज में ही वो काम कर सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज लिख देता हूँ मैं आपको, वो हमारी होती है 298 से 310 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से लगा करके और ये हो गया कितना 37 डिग्री सेल्सियस तक, ये रेंज होती है एंजाइम की। और इसमें भी 37 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, यानी एट 37 डिग्री सेल्सियस एंजाइम वर्क बाय 100% एफिशिएंसी। मतलब एंजाइम की सबसे एफिशिएंट होते हैं ये। तो भाई एंजाइम तभी तो एफिशिएंट होगा जब टेम्परेचर की भी रेंज से, ऐसा थोड़ी एंजाइम एफिशिएंट है अब आप चाहे 100 डिग्री पर ले जाओ हमारी बॉडी को, जल के भस्म हो जाएगी, काम करना ही बंद कर देगी बॉडी, तो वहाँ एंजाइम भी खत्म। ये बिल्कुल जमा देंगे अपन -10 पे ले जाएंगे बॉडी को तो वहाँ भी खत्म। तो ये सब पॉइंट्स तभी अच्छे लगते हैं जब ये टेम्परेचर रेंज सही हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ये है 25 से 37 डिग्री, ना 25 से कम ना 37 से ज़्यादा। अगर जाओगे तो फिर एंजाइम्स की पावर पर, एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगी, ठीक है। और 37 डिग्री इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर योर बॉडी। अच्छा, अगर पीएच रेंज देखें तो पीएच रेंज क्या होती है? ये होती है भैया 7.4, न्यूट्रल के आसपास। यानी हमारी बॉडी की पीएच, हम चाहते हैं हमारे एंजाइम्स अच्छे से वर्क करें, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत बढ़िया तरीके से हो, 100% एफिशिएंटली काम करें हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी एकदम अच्छी रहे, तो हमारा पीएच रेंज रहना चाहिए अंदर का बॉडी का 7.4। और जितने भी हम एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, उनसे क्या हो रहा है, हमारा पीएच रेंज 7 से कम जा रहा है, 6, 5 जा रहा है। इससे हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है, हम उन फायदों से वंचित रह जाते हैं, ठीक है, जो हमें मिलने चाहिए इस एज में। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना खान पान और जो ईटिंग लेवल है वो अच्छा करोगे, डाइट प्लान अच्छा करोगे, गलत चीज़ें खाना बंद कर दोगे, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। क्लियर है? चलो तो नोट कर लो, पीएच रेंज 7.4, ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे इसको। अब देखो जैसे हमने देखा था कि कैटलिस्ट जो होते हैं ना,
इन कैटेलिस्ट पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अटैच होके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, उन्हें अपन प्रोमोटर्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी, उसको अपन इनहिबिटर्स या पॉइजन्स बोलते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं ना, एंजाइम्स, लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ, एंजाइम्स की एफिशिएंसी को, देखो हमारे जो कैटेलिस्ट हैं वो तो एंजाइम हो गए, अब उन एंजाइम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाले कुछ सब्सटेंस होते हैं। एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाले कुछ सब्सटेंस होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? कोएंजाइम्स या प्रोमोटर्स। कोएंजाइम्स या प्रोमोटर्स, ठीक है। तो जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो है कोएंजाइम्स के बारे में। व्हाट आर द कोएंजाइम्स? कोएंजाइम्स को अपन प्रमोटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। ये क्या करते हैं? एंजाइम की सरफेस पे जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और अटैच होकर के उस एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे एंजाइम्स अच्छे से रिएक्शन कर पाए और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर पाए, ठीक है। सो these attach, these substance attach with the surface of enzyme, with the surface of enzyme and increases the efficiency of enzyme। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं कर रही है, ये तो एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। अब वो एंजाइम अगर ज्यादा एफिशिएंट है तो वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम इंक्रीज कर रहा है, ये नहीं कर रही, ये सिर्फ एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। ऑफ एंजाइम एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, उससे फिर रेट बढ़ रहा है। क्लियर है? एग्जाम्पल की जो कोएंजाइम बोलते हैं, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो कुछ वाइटामिन्स, ठीक है, कुछ वाइटामिन्स होते हैं जो कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। क्लियर है? वाइटामिन्स होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे मेटल आयंस। मेटल आयंस कौन कौन से होते हैं? सोडियम कैटायन, मैग्नीज कैटायन, फेरिक आयन Fe+3, कोबाल्ट +2 आयन, कॉपर +2 आयन, जिंक +2 आयन। ये कुछ ऐसे आयंस हैं जो हमारे एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, और ये आयंस क्या करते हैं? एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। मतलब इन आयंस की हेल्प से एंजाइम एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में, ठीक है ना, अपने आप को एफिशिएंट समझ पाता है कि हाँ, मैं ये अगर मेरे साथ आ जाते हैं तो मैं रेट को अच्छे से बढ़ा सकता हूं, अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं जो नॉर्मल बढ़ा रहा हूं वो बढ़ाऊंगा ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटल आयंस और वाइटामिन्स को कोएंजाइम्स या प्रमोटर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एंजाइम की सरफेस है इस तरीके की, ठीक है, E4 एंजाइम, ये लग रहा है ना, ये एंजाइम की सपोज करो सरफेस है इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब देखो इस एंजाइम की सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो सपोज करो यहां पर कोई इस तरीके की साइट निकली हुई, ठीक है, तो यहां पर क्या करता है? पीछे की तरफ से कोई प्रोमोटर आकर के यहां अटैच हो जाता है। अटैच होते ही क्या होता है? ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर के जल्दी से जुड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पर प्रोमोटर जुड़ेगा तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होते ही सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर रिएक्शन को फास्ट करने लगेगा। तो कुल मिलाकर के ये एंजाइम की सरफेस पर जुड़ते हैं, और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो भी एंजाइम की सरफेस पर जुड़ते हैं। लेकिन ये अपोजिट साइड में एलोस्टेरिक साइट्स होती है, वहां पर जाके जुड़ते हैं। कोएंजाइम्स कहाँ जुड़ते हैं? एंजाइम की मेन साइट पर तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा, और एक एलोस्टेरिक साइट्स और होती है एंजाइम्स पर, वहां जाकर के कोएंजाइम जुड़ जाते हैं। या पॉइजन्स भी जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कोएंजाइम ही जुड़े। एक छठा पॉइंट और लिखूंगा, पॉइजन्स, इनहिबिटर्स, वो उल्टा काम करते हैं। वो क्या करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब अपन इसको एक बार नोट कर लेते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट है हमारा, इसको नोट करो एक बार, मैं हट जाता हूं। 6 पॉइंट्स आप डाल सकते हो, वो है हमारा कोएंजाइम हो गया, फिर पॉइजन्स और इनहिबिटर्स। ओके, तो 6 है हमारा पॉइजन्स, और वी कैन से इनहिबिटर्स। तो व्हाट आर द पॉइजन्स? दोज सब्सटेंस विच these attach with the surface of enzyme and decreases the efficiency of enzyme. लिख लो, these decreases
efficiency of enzyme, efficiency of enzyme, and enzymes get contaminated, enzymes get contaminated, enzymes क्या हो जाते हैं, contaminated हो जाते हैं, efficiency लो हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो साइनाइड पॉइजन सुना है आपने, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, और एक होती है गैस कार्बन डाइसल्फाइड गैस, ये गैस होती है कार्बन डाइसल्फाइड गैस और हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब ये दोनों पॉइजन होते हैं, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पर अल्ट्रावायलेट रेज से। दीज डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके भाई, पॉइजन्स एंजाइम्स के साथ अटैच होकर के उनकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं, एंजाइम्स को कंटामिनेटेड करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड पॉइजन हो सकता है या इनहिबिटर हो सकता है, और कार्बन डाइसल्फाइड। इनको हटाना है, खत्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो यूवी रेज डाल दो इन पर, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमारा एंजाइम वापस से एफिशिएंट हो जाता है, काम करने लग जाता है। ये एक तरह से ट्रीटमेंट वाली बात होगी। ठीक है, नोट कर लो, पॉइजन्स और इनहिबिटर्स। नोट कर लिया? चलो अब अपन देखते हैं कि एंजाइम किस तरह से रिएक्शन करता है। जैसा अपन ने कैटालिस्ट में देखा था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म कैसे होती है देखा था। होमोजीनियस कैटालिसिस में तो कौन सी थ्योरी काम करती है, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में कौन सी थ्योरी काम करती है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओके, अब अपन को क्या देखना है, अब अपन को देखना है कि जो एंजाइम्स हैं वो भी तो भैया कैटालिस्ट ही हैं, तो इनके पीछे कौन सी थ्योरी काम करती है। ऐसा क्या होता है कि एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है और वो एक ही रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, एक ही सबस्ट्रेट को अलाउ करता है कि वो उसकी सरफेस पे आके अटैच हो और प्रोडक्ट बनाए। सभी टाइप के सरफेस, सभी टाइप के मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट जो है वो जाकर के अटैच नहीं कर सकते एंजाइम से। ऐसा नहीं है कि साहब इन्वर्टेज एंजाइम है तो वो सुक्रोज को भी हाइड्रोलाइज कर देगा, यूरिया को भी हाइड्रोलाइज कर देगा, वो एथेनॉल को, जो ग्लूकोज है उसको एथेनॉल में भी कन्वर्ट कर देगा, वो प्रोटीन को अपने एमिनो एसिड में भी कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है ना? ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक काम करेगा वो। पेप्सिन का एक काम है, सिर्फ वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। लैक्टिक बेसिलाई का एक काम है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा। आपस में ये चेंज नहीं हो सकती, स्पेसिफिक नेचर। क्यों होता है ऐसा? और दूसरी चीज, किस तरह एक एंजाइम किसी प्रोडक्ट को बनवाता है, तो वो सब अपन देखेंगे। तो इसके लिए अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो हेडिंग क्या डालेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एक एंजाइम से जो रिएक्शन कैटालाइज्ड हो रही है ना, उसका रास्ता क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम के थ्रू जो रिएक्शन कैटालाइज हो रही है वो कैसे हो रही है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इसके इट इज सजेस्टेड बाय और इट इज गिव बाय फिशर। इट इज गिवन बाय फिशर, एक साइंटिस्ट थे एमिल फिशर। बाय इट लॉक की मॉडल, ताला और चाबी वाला मॉडल था एक, उसकी हेल्प से फिशर नाम के साइंटिस्ट ने लॉक और की मॉडल दिया था। लॉक और की मॉडल जो था वो फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और इस मॉडल की हेल्प से अपन जो एंजाइम्स होते हैं उनकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंजाइम्स किस तरह से रिएक्शन करता है और किस तरह से वो कैटलिस्ट है, तो ये तो रीजनरेट हो जाएगा, रिएक्शन वापस से बन जाएगा, लेकिन वो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म के दो स्टेप हैं बेसिकली। स्टेप 1 क्या है, जरा इसको समझो। स्टेप 1 हमारा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। स्टेप 1 है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, और स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जो कॉम्प्लेक्स है ना उससे फिर प्रोडक्ट बन जाए।
तो स्टेप 2 क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये दो स्टेप्स हमें याद रखने, पहला है कॉम्प्लेक्स का बनना, दूसरा है प्रोडक्ट का बनना। अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, कैसे बनता है, सीधा सा है, E4 एंजाइम, पहले एक रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन है हमारी, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एंजाइम से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है और एंजाइम वापस से अलग हो रहा है। इसको समझ लो, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाता है एंजाइम की हेल्प से। अब एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच होता है, प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम वापस से रिजनरेट हो जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट है एंजाइम, तो कैटलिस्ट तो वापस से बनते हैं रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन जो होती है, इसमें एक्चुअल में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स होगा ES कॉम्प्लेक्स, मतलब ये E और S दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ES कॉम्प्लेक्स। फिर वो ES कॉम्प्लेक्स जो है कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट प्लस E में, एंजाइम में। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, ये एंजाइम जो होगा ये सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके बनाएगा ES कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बनाएगा, ES। इस स्टेप को करवाने के लिए लोअर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल ये ES कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे ना, ठीक है। अगर यहाँ से मैं एंजाइम को हटा देता हूँ और सीधा सबस्ट्रेट लिख के प्रोडक्ट लिख दूँ मैं, तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बहुत ही कम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना पाएंगे। अभी क्या एक इनडायरेक्ट तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, पहले सबस्ट्रेट एंजाइम से ES कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ज़्यादा मेहनत हो रही है तो सीधी सी बात है फल तो अच्छा मिलेगा ना, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसे बनेगा, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ES कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हमारा ब्रेक हो जाएगा किस किस में, प्रोडक्ट प्लस वापस एंजाइम, ये रीजनरेट हो गया प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में। अब देखो एंजाइम की मैं शक्ल ऐसे बना रहा हूँ, ये एंजाइम है, देखो इस तरीके, ठीक है, इस तरीके के, इस पे क्या होते हैं, एंजाइम की सरफेस पर एक्टिव सेंटर, इनको अपन क्या बोलते हैं, दीज आर एक्टिव सेंटर्स, ये है एक्टिव सेंटर्स, ठीक है, एंजाइम की सरफेस पर एक्टिव, ये एंजाइम है और ये इसकी सरफेस है, इस पर दो एक्टिव सेंटर है। एक्टिव सेंटर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई OH ग्रुप हो सकता है, ये कोई SH ग्रुप हो सकता है, ये कोई NH2 ग्रुप हो सकता है, ये कोई COOH ग्रुप हो सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, समझो भाई एंजाइम एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इसकी सरफेस पर एक्टिव सेंटर होते हैं जो क्या है एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप। खेल मत खेलिए, यहां पर समझिए, देखो अरे सीधी सी बात है कि रिएक्शन ही तो हो रही है, रिएक्शन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है उस पर फंक्शनल ग्रुप होता है, उस पर कोई दूसरा रिएक्टेंट आकर के प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। अब जैसे OH हुआ तो एंजाइम का OH और सबस्ट्रेट का H वाटर बाहर, रिएक्शन हो गई, समझ रहे हो कहानी। तो ये एक्टिव सेंटर्स होते हैं OH, SH, NH2, COH वगैरह। इन एक्टिव सेंटर्स पर, ये एक्टिव सेंटर ही होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को जोड़ पाता है। और ये जो एक्टिव सेंटर होते हैं इनका शेप फिक्स होता है, इन पर हर कोई आके नहीं जुड़ सकता, इसी के शेप जैसा सबस्ट्रेट जुड़ेगा। भाई ऐसा कोई सबस्ट्रेट जुड़ेगा देखो जिसकी शेप इस तरीके की होनी चाहिए, ये है हमारा सबस्ट्रेट। अगर मान लो कोई सबस्ट्रेट ऐसा हुआ तो ये इस पे आके जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला जो इसमें कोटर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये इसमें से फिट नहीं हो सकता, तो इसके लिए कोई दूसरा एंजाइम होगा। सपोज करो ये हमारा यूरिया एंजाइम है, तो ये यूरिया होगा, यहाँ पर यूरिया आके जुड़ेगा और अमोनिया बना देगा CO2। और ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज इस पे आके जुड़ेगा ही नहीं, ये तो जाइमेज के पास जाएगा। समझ में आ रही क्या, नहीं तो जाइमेज की स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि उस पर जो शेप बनेगी एक्टिव सेंटर की वो उस तरीके की होगी। तो इस तरह से सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल इसलिए स्पेसिफिक होता है और हर एक एंजाइम के साथ हर एक सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता, स्पेशल होती हैं चीज़ें। और ये बन गया हमारा ES कॉम्प्लेक्स, ये देखो ये समझ में आ रही कहानी। ये मैं यहाँ पर लाइनिंग कर देता हूँ, ठीक है, सबस्ट्रेट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी सबस्ट्रेट इधर है, ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट है, फिट हो गया ना एकदम, और ये बन गया ES कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, इस स्टेप को होने के लिए बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। अब क्या होगा, अब ये ES कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसमें वापस से ES कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ जिससे समझने में आसानी रहेगी। आप ये ES कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रेक होगा कैसे, देखिए यहाँ से एक रिएक्शन इनिशिएट होगी,
यहाँ से ब्रेकेज होना स्टार्ट हो, और एंजाइम तो अपने वापस से अलग हो जाएगा, एज इट इज रीजनरेट हो जाएगा। ये तो एंजाइम, ठीक है, ये तो रीजनरेट हो गया वापस, ऐसा कैसा, और साथ में क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। देखो ये प्रोडक्ट है, देखो इस तरह कन्वर्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट। जैसे सपोज करो ये मान लो यूरियाज एंजाइम है, ये यूरिया का मॉलिक्यूल है, तो यूरिया क्या, तो से क्या बनता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, दो प्रोडक्ट बनते हैं। यूरियाज एंजाइम से कौन अटैच हुआ, यूरिया, यूरिएज और यूरिया कॉम्प्लेक्स बना, यूरिएज यूरिया कॉम्प्लेक्स, यूरिएज यूरिया कॉम्प्लेक्स, एस का मतलब एंजाइम यूरिया, सॉरी यूरिएज, और एस सबस्ट्रेट यूरिया, तो यूरिएज यूरिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया फाइनली, यूरिएज एंजाइम में, और साथ में अमोनिया और CO2, अमोनिया और CO2। इस तरह से ये मैकेनिज्म दी थी। जिस तरह से ये मैकेनिज्म किस पर बेस्ड है, लॉक की मॉडल पर। इसको लॉक समझ लो, ये की है तो एक स्पेसिफिक की आकर के ही इस लॉक में सेट होगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा, खटाक आवाज आएगी, लॉक खुल जाएगा और की वापस बाहर हो जाएगी। क्लियर है, तो ये है हमारा क्या, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। नोट कर लो। क्लियर है, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखो एक्टिव साइट, क्वेश्चन है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज, ऑप्शन दे रहा हूं, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसके बारे में आपको बताना है कौन सी चीज सही है फिक्स शेप and size according to substrate, second size and shape not fixed, third it represent for functional group, like functional group like SH, OH, NH2, COOH, और लास्ट है 1 and 3। तो ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन होगा 1 and 3। पहला और तीसरा दोनों सही है, दूसरा गलत है। भाई एंजाइम पर जो एक्टिव साइट होती है उसकी फिक्स शेप और साइज होता है, ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स शेप है फिक्स साइज है, तभी तो एक सबस्ट्रेट जिसका शेप और साइज फिक्स है वो आके उसमें अटैच होगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता, सिर्फ वही आएगा जिसके अकॉर्डिंग वो बना है। ठीक है, साइज और शेप फिक्स नहीं है, गलत होगी। तीसरा, इट रिप्रेजेंट फॉर फंक्शनल ग्रुप लाइक SH, OH, NH2, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्टिव साइट रिप्रेजेंट करती है किसी फंक्शनल ग्रुप को, या तो SH को या OH को या COH को या NH2 को। तो पहला और तीसरा सही है, नोट कर लो। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लेक्चर में अपन ने एंजाइम फिनिश कर दिया। एंजाइम क्या होता है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, प्रोसेस को बायोकेमिकल कैटालिसिस बोलते हैं। क्लियर है, एंजाइम्स को अपन बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है इनका,
क्लियर है ना। और ये एफिशिएंट होते हैं, माइक्रो क्वांटिटी में रिएक्शन को 10⁶ टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच ध्यान रखना। इसके अलावा एंजाइम्स जो होते हैं इनके एग्जांपल्स याद रखना, डाइस्टेज एंजाइम्स, माइकोडर्मा एसिटाइज, जाइमेज, इन्वर्टेज, यूरिएज, पेप्सिन, अमाइलेज, इन सब एंजाइम्स के बारे में कौन क्या करता है ना, कन्वर्जन आ सकता है। इसके अलावा आज के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, वो उसका लॉक की मॉडल जो एमिल फिशर ने सजेस्ट किया था, किस तरह से एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जाके ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में, एंजाइम वापस रीजनरेट हो जाता है। क्लियर है। अब अपना रह रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है जियोलाइट या शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। जियोलाइट बोल दो चाहे शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बोल दो, ठीक है। तो जियोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जियोलाइट्स पोरस एल्यूमिनोसिलिकेट कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और फिर कोलोइड से स्टार्ट करेंगे, कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स और क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। कोलोइड्स कितने टाइप के होते हैं, डिस्पर्ज फेज्ड और डिस्पर्जन मीडियम क्या चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास कौन कौन से कोलोइड्स हैं, क्लियर है। और अगर अपन बात करें कि कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन अपन किस किस बेस पे करेंगे, तो क्लासिफिकेशन तक का पोर्शन अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।